कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इनसे करेंगे बातचीत। और साथ ही हमारे साथ आज है HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा। शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम से भी करेंगे बातचीत और उनसे जानेंगे अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन और साथ ही उनकी एक्सक्लूसिव खबर भी। लेकिन सबसे पहले आज बाजार का हाल, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कैसा रहा समझते हैं। उतार चढ़ाव के बीच बाजार आज फिर से नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़ती दर्ज हुई, लेकिन दोनों इंडेक्स ने नए रिकॉर्ड के साथ आज का दिन खत्म भी किया। निफ्टी 17,855 और सेंसेक्स 60,075 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 340 अंकों की तेजी के साथ 38,171 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। और आज के हीरो रहे ऑटो शेयर। मारुति 6.5% की जोरदार तेजी के साथ बना निफ्टी का टॉप गेनर। FIIs DIIs की तरफ से आज क्या आंकड़े सामने आए हैं, जरा समझते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में की है 595 करोड़ रुपए की बिकवाली। तो वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज की है 1398 करोड़ रुपए की खरीदारी। तो हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन, बाजार का हाल क्या कहते हैं मायने, बाजार के नए रिकॉर्ड लेवल को छूने के, समझते हैं अनिल जी से। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में दिखा भरपूर एक्शन। जी हां, आज फिर से रिकॉर्ड बनने का दिन था और रिकॉर्ड बना सेंसेक्स में दिन के दौरान नया हाई, रिकॉर्ड बना निफ्टी में दिन के दौरान नया हाई। यानी कि निफ्टी पहली बार 38,000 के ऊपर बंद हुआ। 38,112 का जो हाई था अब तक का, उसे पार किया, 38,355 तक पहुंचा, यानी कि दमदार तेजी। तो आज की लीडरशिप बैंक निफ्टी से आई। सेंसेक्स ने भी पहली बार 60,400 के ऊपर का लेवल दिखाया और एक बार फिर से क्लोजिंग 60,000 के ऊपर होती दिखी। निफ्टी जहां बंद हुआ आज, वो रिकॉर्ड हाई है, 2 पॉइंट से ही सही, लेकिन हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है और 4 पॉइंट से पुराने रिकॉर्ड से चूक गया, जो कि 17,947 का था, लेकिन रिकॉर्ड हाइज के आसपास पहुंचा जरूर। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बाजार का एक्शन भरपूर था, लेकिन जिस तरह की मजबूती या जिस तरह का मिला जुला एक्शन आपको निफ्टी में नजर आया, वैसा ही एक्शन बाजार में था। कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जहां कमजोरी थी, मसलन कि आज अच्छी खासी मुनाफा वसूली फार्मा, FMCG और साथ ही साथ आपको आती हुई दिखिए IT शेयरों में। वहीं मजबूती बैंकिंग शेयरों से, ऑटो शेयरों से यहाँ पर आती हुई नजर आई और रियल एस्टेट शेयर भी मजबूत है। यानी कि रेट सेंसिटिव सेक्टर्स मजबूत थे और डिफेंसिव सेक्टर्स आज कमजोर। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी मिला जुला रुझान रहा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था और चौतरफा इंडेक्स में देखें तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि बाजार ने 17,800 के पहले सपोर्ट लेवल को तोड़ा नहीं, दिन भर इसे होल्ड किया। 150 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन निफ्टी ने कारोबार करके 17,850 के आसपास क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी का भी आप कह सकते हैं नीचे 38,000 के लेवल को बस एक बार हल्के से कुछ सेकंड्स के लिए तोड़ा, लेकिन 38,000 के ऊपर बना रहा। 38,300 के ऊपर थोड़ी देर के लिए निकला तो 300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी भी पूरा दिन बिताकर बंद होता हुआ नजर आया। तो कह सकते हैं वायदा कारोबार की मंथली सीरीज का हफ्ता है और उस हफ्ते की शुरुआत में पहले दिन बाजारों में अच्छा मजबूती वाला कारोबार रहा और जिसकी खास वजह ग्लोबल मार्केट से मिलता सपोर्ट, ये आज काम आते हुए दिखा है। अब कल के बाजार पर क्या खास तैयारी आप रखें, समझेंगे अनिल जी से। लेकिन उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन समझते हैं वरुण दुबे से। वरुण, जरा बताएं आज के इस बाजार में किन सेक्टर में मजबूती रही और कहां पर दिखी सुस्ती। देखिए, भारतीय बाजारों में आज काफी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार देखने मिला है। बेहतर ग्लोबल संकेत के चलते आज भारतीय बाजारों में शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी देखने मिली। और इस उतार चढ़ाव के बीच में निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है। जाहिर सी बात है, दिन के दौरान ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिली, उसका भी काफी हद तक इंपैक्ट हुआ है। लेकिन काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो पहले थोड़ी बहुत सुस्ती में थे, आज वहां पे अच्छी खासी तेजी देखने मिली। और इसमें सबसे आगे ऑटो और ऑटो एंसिलरी काउंटर्स थे, वहां पे देखिए भरपूर तेजी देखने मिली और ऑटो आज का सबसे बड़ा टॉप गेनर था। मारुति देखिए निफ्टी का टॉप गेनर बन के उभरा है, ये अच्छी खासी तेजी जो है आज इस काउंटर में देखने मिली। ONGC
कच्चे तेल के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उसका इंपैक्ट देखने मिला। ओएनजीसी में भरपूर तेजी थी। रिलायंस देखिए लाइफ हाई पे ये काउंटर भी चल रहा है और एचडीएफसी बैंक, इनफैक्ट पूरा बैंकिंग स्पेस जो है उसमें काफी बेहतरीन मोमेंटम जो है वो आज भी जारी है। भले प्राइवेट हो भले पीएसयू बैंक हो, वहां पे अच्छी खासी तेजी है। बैंक निफ्टी ने आज लाइफ हाई बनाया। एचडीएफसी बैंक को देखिए अच्छी खासी तेजी यहाँ देखने मिली। इसके अलावा जिस तरह से अब सिनेमा हॉल खुलने की बातें हो रही है उसका इंपैक्ट देखिए पीवीआर जैसे काउंटर्स में देखने मिला। वहीं जो ओपन अप थीम है उसके चलते इंडियन होटल्स जैसे काउंटर लगातार तेजी में, रियल एस्टेट काउंटर्स में लगातार तेजी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखिए और केमिकल में टाटा केमिकल्स जैसे काउंटर है जहां पे अच्छी खासी गेंस देखने मिले। ऑटो एंसिलरी में भारत फोर्ज, मदरसन सुमी जैसे काउंटर्स में तेजी थी। इसके अलावा इक्विटास होल्डिंग, शॉपर स्टॉक, वेस्ट कोस्ट पेपर, तमाम जो सेक्टर्स है छोटे छोटे उनमें खरीदारी देखी गई है। हमारे चैनल पे जो टॉप कॉल्स दिए गए उसमें निर्लॉन, इंडिया ग्लाइकोल, एवरेडी, फीनिक्स मिल जैसे काउंटर्स है जहां पे तेजी देखी गई है। खबरों के चलते देखिए बीएसई लिमिटेड, एमसेक्स जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी थी। हमने जो आपको खबर दी एनएससी के आईपीओ को लेके उसका इंपैक्ट देखने मिला। इसके अलावा आरसीएफ को लेके हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी इसके लैंड के बारे में उसका असर देखने मिला। पटेल इंजीनियरिंग जो ऑर्डर इसको मिला है उसका असर देखने मिला। वही यूनाइटेड बेवरेज में गिरावट थी क्योंकि इनके ऊपर सीसीआई ने जो जुर्माना लगाया है उसका असर देखने मिला। इसके साथ साथ आज गिरावट थी खासकर आईटी काउंटर्स में, कुछ हद तक फार्मा, वहीं एफएमसीजी काउंटर्स में एचसीएल टेक, डीवीज लैब, बजाज फिनसर्व, नेस्ले ये निफ्टी में टॉप लूजर्स थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेट्रोपोलिस, इंटरग्लोब एविएशन, अपोलो हॉस्पिटल, नवीन फ्लोरिन जैसे काउंटर्स में गिरावट देखने मिली। तो एक मिक्स ट्रेडिंग सेशन आज भारतीय बाजारों में देखने मिला। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा फोकस में आज ऑटो काउंटर्स से सबसे ज्यादा तेजी अगर कहीं देखी गई है आज के ट्रेडिंग सेशन में तो वो ऑटो काउंटर्स में देखी गई है। चलिए अब शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। सर, आज के बाजार पर हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन पर आपकी राय, आने वाले दिनों का नजरिया और साथ ही इंट्राडे पिक कौन से देंगे आज आप और पोजिशनल व्यू कहां पर रखा जा सकता है? जी स्वाति जी, आज एक रिकॉर्ड ऊंचाइयों पे हमारे बाजार बंद हुए और लीड करने वाला था बैंकिंग सेक्टर और उसी का एक स्टॉक लेके आया हूँ आईसीआईसीआई बैंक। तो शॉर्ट टर्म के अंदर मेरा व्यू बैंकिंग के अंदर तेजी का है। लॉन्ग टर्म में तो इकोनॉमी जितना ग्रो करती है उससे डबल ही ग्रो करता है, 1.5 गुने से ज़्यादा ही ग्रो करता है। तो उसी प्रकार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल एक दिन के लिए अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक लेना हो तो आप करंट भाव 730 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है वहाँ पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 716 रुपये का, टारगेट आपका रहेगा 752। ध्यान रखिए कि अगर ये स्टॉक किन्हीं भी कारणों से नीचे खुलता है थोड़ा तो बहुत ही अच्छा है, अगर ऊपर ज़्यादा की खुलता है आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर 736 के ऊपर जाता है और वहाँ ट्रेड करता है तो आप इसको कुछ भी बना सकते हैं, ऑप्शन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप एक दिन का ट्रेड पकड़ कर चलिए। दूसरा जो पोजिशनल ट्रेड में देना चाहता हूँ वो एक निश सेक्टर है और वो सेक्टर है बसेस का, और जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं बसेस वो बनाती है कंपनी, और वो कंपनी का नाम है जेबीएम ऑटो। ये जो स्टॉक है करीब 525 रुपये में बंद हुआ है, 497 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस और टारगेट आपका रहेगा 572। हफ्ते भर पोजीशन रखने की आवश्यकता है और स्टॉप लॉस को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाइए। हालांकि टेक्निकल ब्रेकआउट जो मेरा एनालिस्ट वो कहता है विनय कि ये काफ़ी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट है, लेकिन फिर भी अपन ये मानते हैं कि भाई ये इतना रेंज भी आपको प्रॉफिट दे देगा तो बहुत है। तो इन दो को लेके चलिए और ऑप्शंस फिर आगे जिक्र करेंगे। ऑटो यूज स्वाति जी। ऑल राइट सर, आईसीआईसीआई बैंक में इंट्राडे खरीदारी की राय शर्मा जी की और एक हफ्ते का नजरिया जेबीएम ऑटो रखने का सुझाव दिया है वीके शर्मा ने। आज की एक और बड़ी खबर जिस पर रहेगी नजर आने वाले दिनों में वो ये है कि एनएसई का आईपीओ जल्द आ सकता है। मंगलवार को होने वाली सेबी की बोर्ड बैठक में इस पर फैसला आने की उम्मीद है और बैठक का एजेंडा क्या होने जा रहा है, हमारे सहयोगी तरुण शर्मा इस पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ हाजिर है। तरुण, बताएं क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती है सेबी की बोर्ड बैठक से? कल सेबी की एक अहम बोर्ड मीटिंग है। इस बोर्ड मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एनएसई के आईपीओ के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए या नहीं, इस पे एक चर्चा बोर्ड में होने जा रही है। और बोर्ड में ये मैटर क्यों गया, ये हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि एनएसई का एक ओएफएस मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट उसको मंजूरी देना चाहता है, क्योंकि उनका मानना है कि ऑलरेडी बाजार में 4.5 करोड़ शेयर धारक एनएसई के हो चुके हैं। तो ऐसे में इसको ज़्यादा दिन तक इसके ओएफएस को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ को लेकर सहमत नहीं है, और असहमति का कारण ये है क्योंकि बहुत सारे केसेस एनएसई के खिलाफ चल रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, और
एनएससी ने कोलोकेशन के मैटर में एक सेलेक्टिव स्टैंड लेते हुए कोर्ट में उसको चैलेंज किया है। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में क्या सेबी एनएससी के ओएफएस को मंजूरी आने वाले समय में दे पाएगा या नहीं, इस पे एक बोर्ड में एक विचार विमर्श होना है, क्योंकि एक सेबी का इंटरनल सर्कुलर है। वो सर्कुलर ये कहता है कि यदि कोई कंपनी सेबी के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करती है तो उसके आईपीओ और ओएफएस को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। तो इस मुद्दे पे कल बोर्ड में चर्चा होगी। ये एक मेन मुद्दा है। दूसरा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशन है उसको बढ़ाने का कोशिश की जाएगी। डिस्कशन पेपर लाया गया था, वर्किंग ग्रुप की कमेटी की रिपोर्ट भी इसमें आ चुकी है, वो एक होगा। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का, स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज का, उसमें किस तरीके के बदलाव लाए जा सकते हैं। ये तीसरी बार बोर्ड में ये मुद्दा विचार के लिए आ रहा है, तो कल इस पे चर्चा होना संभव है। बहुत शुक्रिया तरुण बताने के लिए कि कल क्या बड़ी बातें निकलकर आ सकती है सेबी की बोर्ड बैठक से। नजर हमारी बनी रहेगी इस बोर्ड बैठक पर। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। सरकार नेचुरल गैस की कीमतों में 70% तक बढ़ोतरी कर सकती है और इसी हफ्ते इस पर फैसला आने की कोई उम्मीद भी है। चेतन भूटानी के पास है पूरी खबर डिटेल में। चेतन जरा बताएं सरकार का क्या प्लान है नेचुरल गैस की कीमतों पर। जी बिल्कुल, ये जो खबर है ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कंज्यूमर एस्पेक्ट के लिए भी और एक कस्टमर और एक कंपनी के एस्पेक्ट पे भी, क्योंकि अगर कंज्यूमर के हिसाब से देखें तो आने वाले हफ्ते में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नेचुरल गैस के प्राइसेस हैं वो लगभग 70% तक बढ़ सकते हैं। जी हाँ, हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि आने वाले समय में इनफैक्ट 30 सितंबर को ये अनाउंसमेंट आ सकती है पीपीएसी द्वारा, जो पेट्रोलियम एनालिसिस सेल है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का, वो ये अनाउंसमेंट कर सकता है कि 1 अक्टूबर 2021 से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अभी जो प्राइसेस है वो $1.79 पर MMBTU है, जो कंपनीज के लिए बहुत अनवायबल है जिसपे तेल निकालना। लेकिन जो ONGC है उसने काफी बारी सरकार को रिकमेंड किया चिट्ठी लिखकर कि इसके प्राइसेस बढ़ाए जाएं, क्योंकि इस प्राइसेस पे गैस को निकालना बहुत अनवायबल रहता है। तो भारत सरकार ने डिमांड की बात सुनी ONGC की, और पीपीएसी जो है वो आने वाले हफ्ते में ही इनफैक्ट 30 सितंबर को हमारे सोर्सेज बता रहे हैं ऐलान कर सकता है कि 1 अक्टूबर 2021 से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जो कि कंज्यूमर के लिए नेगेटिव खबर रहेगी। लेकिन जो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज OMCs PSUs है उनके लिए डेफिनेटली, जैसे गेल है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है और ONGC है, इनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर रहेगी। तो गैस के प्राइसेस को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी चेतन आपने दी। एक और एक्सक्लूसिव खबर आपसे समझनी है, वो ये है कि सरकार आरसीएफ के रियल एस्टेट कारोबार को अलग करने की तैयारी में है। इसके पीछे सरकार का प्लान क्या है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर यहाँ पे आता है। हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, DIPAM और नीति आयोग में बहुत इंपॉर्टेंट एक चर्चा शुरू हो चुकी है, जो कि लैंड एसेट के डीमर्जर की बातचीत करी जा रही है, जो कि मुंबई के एरिया में चेंबूर में लगभग 800 एकड़ का जो लैंड है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के बाद उसको मोनेटाइज या डाइवेस्ट करने की बातचीत अब शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट RCF की कुल मिला के जो कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 4000 करोड़ रुपए की है, लेकिन ये जो 800 एकड़ का लैंड है ये अकेले की वैल्यू लगभग 12000 करोड़ रुपए की है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में भारत सरकार जो मोनेटाइज करेगी तो काफी महत्वपूर्ण खबर RCF के लिए रहने वाली है। और इनफैक्ट भारत सरकार एक बहुत ज्यादा एम्बिशियस प्लान भी शुरू कर चुकी है कि अपना 10% हिस्सेदारी इस कंपनी में बेचने की तैयारी कर रही है। 75% की मालिक है सरकार RCF की, उसमें से 10% डाइवेस्ट करने की भी बातचीत करी जा रही है। तो आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब उसका लैंड पार्सल जो मुंबई में 800 एकड़ का उसको मोनेटाइज किया जाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है RCF के लिए। बहुत शुक्रिया चेतन, दोनों एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा डिटेल में जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का वक्त हो गया है। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा हमारे साथ शो में है शामिल। सर बताइए, अब ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल कहां? स्वाति जी, सेगमेंट में आपका और सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और दूसरा स्टॉक है ल्यूपिन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी प्रकार की खास एक्टिविटी हुई नहीं है इंडियन ऑयल के अंदर, और लगातार एक स्टॉक आसपास ही घूम रहा है। लेकिन यहाँ से अगले 3 दिन के अंदर इसमें शायद ब्रेकआउट आ जाए तो आपको अच्छा फायदा हो सकता है। ऑप्शन में क्योंकि 3 दिन ही बचे हैं तो ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस ऊपर करना बहुत आवश्यक दोनों ही केसेस में। तो इंडियन ऑयल के अंदर 118
100 IOC में आप 118 की कॉल ले सकते हैं, ₹1.5 पे ₹1.55 में। इनफैक्ट स्टॉप लॉस रखिए, उसमें करीब आपका रहेगा 70 पैसे और टारगेट आपका रहेगा ₹3। लुपिन दूसरी तरफ हमने देखा कि पिछले 5 सप्ताह के अंदर ये स्टॉक 5 बार 913 और 915 के आसपास सपोर्ट ले चुका है। तो लगता है कि ये अच्छा सपोर्ट इसने बना लिया है। तो यहाँ पे बचे हुए 3 दिन के लिए आप ये ऑप्शन ले सकते हैं इसी सीरीज का, इस सितंबर सीरीज का। 940 की कॉल ₹11.85 पे, स्टॉप लॉस ₹7, टारगेट आपका रहेगा 22। तो ध्यान रखिए कि एक बार आपको फायदा हो जाए तो स्टॉप लॉस ऊपर रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कल जो हमने शुक्रवार को, माफ कीजिए, जो कॉल दी थी वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उसके अंदर आपको ₹25 मिले थे सुबह। तो उसके अंदर अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ऊपर स्टॉप लॉस करके, कम से कम बुक नहीं करते तो स्टॉप लॉस को ऊपर कर देते तो आप फायदे में एग्जिट आपको मिलता है। तो ध्यान रखिए, ऐसे वक्त के अंदर जब डिके जल्दी से होता है तो स्टॉप लॉस तेजी से ऊपर बढ़ाइएगा। धन्यवाद। कल के बाजार पर क्या रखे खास तैयारी, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सवाल है भारतीय बाजारों का, कल के लिए संकेत ग्लोबल मार्केट से अच्छे हैं। 100-125 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो उम्मीद यह है कि अमेरिका में एक अच्छा सेशन आपको मिल सकता है। अगर वैसा मिलता है तो बहुत अच्छा। 17,800 तुरंत 50 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। अगर इसके नीचे फिसले तो 17,600, 17,650 अगला बड़ा और मजबूत सपोर्ट निफ्टी पर निकल कर आता है और उस रेंज में खरीदारी का मौका बनेगा। ऊपरी स्तरों पर 17,950 के आसपास हल्की रुकावट, प्रॉफिट बुकिंग है और एक बार उसे पार किया 17,950, 18,000 कह सकते हैं, ये हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 36,800, 37,800, 38,000। अब ये 200 पॉइंट की रेंज कल सपोर्ट के तौर पर रहेगी और ऊपरी स्तरों पर 38,350, 38,500 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल, इस पर आपको रखनी है नजर। तो ग्लोबल संकेतों के बीच एफआईज और घरेलू फंड्स के डेटा, साथ ही साथ वायदा कारोबार की पोजीशंस और बाजारों में मिला जुला एक्शन, ये कल आप उम्मीद कर सकते हैं। तो कल के बाजार पर तैयारी समझी। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कल का ऑप्शन। kiranjadhav.com के शिवाशीष केलकर हमारे साथ है। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल कहां पर रखी जा सकती है ऑप्शन की स्ट्रैटेजी? वेरी गुड इवनिंग। मैंने जो स्टॉक चुना है वो है MCX का 1720 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। आज का क्लोज करीबन 45 के आसपास है और यहीं पे खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस ₹35 का रखना होगा। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा ₹60 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा ₹68 का। तो MCX का 1720 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करनी चाहिए। शुक्रिया आशीष जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। शर्मा सर, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे आप? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी स्वाति जी रहेगी एक ऐसी कंपनी में जो पेंट्स के लिए रॉ मटेरियल बनाती है और वो है सुदर्शन केमिकल्स। ये कंपनी जो पिगमेंट बनाती है, पेंट्स में तो यूज़ होता ही है, साथ में कॉस्मेटिक्स में और कुछ चीज़ों के अंदर जैसे आपकी इंक, टेक्सटाइल्स, इन सब में भी यूज़ होता है। तो ये भारत की नंबर 1 कंपनी है पिगमेंट बनाने वाली और दुनिया की तीसरे नंबर की। इनफैक्ट BASF और एक और कंपनी थी जिसका नाम है आप ये समझिए क्लेरिएंट। तो दोनों ही कंपनियों ने अपने बिजनेसेस बेच दिए, DIC को और एक जर्मन कंपनी को, जापानीज और जर्मन कंपनी को उन्होंने बिजनेस बेचे। वो नंबर 1 और 2 है, तो ये दुनिया में नंबर 3 है। इसका जो ग्रोथ रहा है वो करीब 10% सालाना रेवेन्यू में पिछले 8 साल में, और नेट प्रॉफिट पे जो ग्रोथ रहा है इसका वो करीब 26% रहा है। आने वाले दिनों के अंदर, अगले 2 साल के अंदर हमारा मानना है कि इसमें रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है आपका 18% और नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 27% का मिलने की संभावना है अगले 2 साल के अंदर। तो ये स्टॉक काफ़ी उपयुक्त है ऐसे समय में लेने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये कंपनी जो ऑलरेडी कैपेक्स कर चुकी है, इसका जो टारगेट है हमारा वो यहाँ से करीब 17% ऊपर है। 667 रुपये पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है और 783 रुपये का हमारा टारगेट है। नीचे के लेवल पे अगर 628 तक भी जो पुराने लेवल्स हैं वहाँ तक अगर किसी कारणवश मार्केट गिरता है तो आपको मिलता है, तो बेधड़क होकर आप इसको एवरेज आउट कर सकते हैं। एवरेज से रिटर्न 21% और करंट भाव से 17% के रिटर्न्स, ये जो लेवल्स हैं आपको ये करीब 9 से 12 महीने में देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।
सुदर्शन केमिकल लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक वीके शर्मा जी की तरफ से। बहुत शुक्रिया सर, आप शो में शामिल हुए। तो इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, पर देखते रहिए जी बिजनेस।